ओके चलो पढ़कर देखते हैं ज़रा, अगर इसमें सही बनता है तो। हमें पढ़ना था क्या, एब्जॉर्प्शन पढ़ना है ना। तो एब्जॉर्प्शन के लिए मैंने आपको एक डायग्राम बनाकर दिखाया था। वो डायग्राम कौन सा था, लाइक इस तरीके से मैंने आपको ये प्लीका सर्क्युलरिस बनाया था, है ना। ये इस तरीके से, जिसको अपन ने विलाई बोला था। और विलाई के ऊपर यहाँ पर आपके पास में सेल्स थे कुछ इस तरीके से, जिनके ऊपर ये कॉलमनार सेल्स थे और ये माइक्रोविलाई था इनके ऊपर, है ना। इस तरीके से अटैच था ये माइक्रोविलाई, ऐसे। ये क्या करते हैं ना बेटा, ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। ओके, एब्जॉर्प्शन में ये हेल्प करेंगे। ओके, तो जैसे कैसे, अगर आप ये मानो कि यहाँ पर इस जगह पर थोड़ा सा, ये देखो इस जगह पर अगर फूड है ना, यानी इंटेस्टाइन है, ये ल्यूमेन है इंटेस्टाइन का, तो यहाँ से फूड आएगा और ये एब्जॉर्ब होगा। ओके, और जो आपका ये सब म्यूकोसा वाली जो लेयर है, इसके नीचे यहाँ पर ब्लड वेसल्स आती है। तो सपोज करो ये आर्टरी आई है ना, ये आर्टरी आई है। तो आर्टरी जो होगी वो कैपिलरीज में बटेगी, एंड देन कैपिलरीज में बढ़ने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वीन्स में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। तो जैसे हम इसको ऐसे दिखा देते हैं कैपिलरीज को, ये ऐसे कैपिलरीज हैं बहुत सारी, और ये फाइनली मिलकर क्या बनाती है, डार्क ब्लू कलर ले लेते हैं, जिससे हमारी वीन बन जाएगी, है ना। तो ये हमारी वीन बन गई। देखो डायग्राम अभी बना रही हूँ, तो डायग्राम पहले देख लो किस तरीके से रहेगा। तो ये ऐसे वीन चली जा रही है नीचे की तरफ, यहाँ से आपका ब्लड आया, ओके, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, और ये वीन के थ्रू इस तरीके से यहाँ से निकल रहा है ना। तो यहाँ से ये सेल्स क्या करती होंगी ना, एब्जॉर्प्शन करती होंगी। एब्जॉर्प्शन करके वो सारा का सारा खाना जो होता होगा वो ब्लड में चला जाता होगा, यही होगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक और वेसल होती है जिसको हम बोलते हैं क्या, लिम्फ वेसल्स, विच इज कॉल्ड एज लैक्टियल। ये मैं ग्रीन कलर से बना रही हूँ सेंटर में यहाँ पर, ये आपकी क्या है, लैक्टियल है। इसको हम बोलते हैं लिम्फ वेसल। लिम्फ्स भी तो होता है ना, लिम्फ भी बाद में जाके किसमें, ब्लड में ही अपनी चीज़ों को ड्रेन करेगा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो ब्लड में डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं होती हैं, और उनको लिम्फ वेसल जो होती है वही उनको एब्जॉर्ब कर पाती है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसका नाम है लैक्टियल। ओके, लैक्टियल बोलते हैं हम इसको, ठीक है। अब ये जो हमारी सेल्स हैं, इनके थ्रू कैसे एब्जॉर्ब होगा, है ना। तो आप देखोगे कि लाइक यहाँ पर हमारा जो डाइजेशन कंप्लीट हो चुका था, है ना, डाइजेशन कंप्लीट हो गया था। तो डाइजेशन में अब क्या बन चुका होगा, ग्लूकोज बन चुका होगा, है ना, फ्रुक्टोज बन चुका होगा, क्योंकि आपको पता है सुक्रोज टूटा होगा तो फिर किस में, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में टूट गया होगा। ओके, माल्टोज वगैरह ये सारे टूट गए ग्लूकोज में, है ना, फ्रुक्टोज बना, ग्लूकोज बना, और साथ साथ में क्या बना आपका, जो फैट्स टूटे होंगे तो वो क्या बने होंगे, फैटी एसिड्स, है ना। और क्या बना होगा साथ में, ग्लिसरॉल बना होगा। इसी में टूटा था ना, आपको पता है मोनोमर्स में ही टूटा था। ओके, तो सभी के मोनोमर्स लिख दोगे, साथ साथ में क्या, अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स भी बने होंगे, है ना, बहुत सारे अमीनो एसिड्स बने होंगे। तो बेटा जब इनका जो डाइजेशन होता है, मतलब जो इनका एब्जॉर्प्शन, यहाँ पर डाइजेशन तो हो गया, कंप्लीट डाइजेशन हो गया, तो आपको प्रोटीन्स का कंप्लीट डाइजेशन मिल गया, आपको कार्बोहाइड्रेट्स का कंप्लीट डाइजेशन मिल गया, और आपको फैट्स का मिल गया। उसके अलावा विटामिन मिनरल्स वगैरह वो सब तो रहेंगे ही, आपको पता है, ठीक है। तो ग्लूकोज जो होता है उसका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, तो यहाँ पे ये विलाई जो है ये क्या कर रहे हैं, सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं। तो ग्लूकोज जब सेल के अंदर जाता है तो वो कैसे जाता है, वो जाता है डिफ्यूजन के थ्रू जाएगा, लेकिन वो डिफ्यूजन कैसा होगा, एक्टिव होगा। कैसा होगा, एक्टिव। तो मतलब लाइक मैं इसको अलग से दिखाती हूँ अगर यहाँ पर आप लोगों को, तो जैसे ये सेल है ना, दिस इज सेल, ये वाली, इस तरीके से बना दें इस सेल को हम, ये रही हमारी सेल। इसके अंदर अगर आप सपोज करो ये है प्लीका सर्क्युलरिस, जिसके अंदर यहाँ पर ब्लड है ना, यही वाला डायग्राम मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ थोड़ा सा। तो अगर आपको पता है यहाँ से ऐसे ब्लड आया होगा, इसी तरीके से निकला होगा ब्लड, तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होना है। तो ग्लूकोज जैसे आया है ना, ये वाला ग्लूकोज जो है, तो ये क्या करेगा, पैसिव ट्रांसपोर्ट, जैसे हमने बोला कि पैसिव ना होकर कैसा होगा, एक्टिव होगा। तो एक्टिव का मतलब क्या होगा बेटा, एनर्जी लगेगी इसमें, है ना,
एनर्जी लगेगी इसके अंदर, एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगा, है ना। तो यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, और ये यहाँ से जैसे ही ग्लूकोज एंटर करेगा एंड देन जब वो इधर से निकलेगा तब ये ट्रांसपोर्ट कैसा हो जाएगा, पैसिव हो जाएगा। पैसिव मतलब जिसमें एनर्जी नहीं लगेगी। तो ये वाला पार्ट जो होता है यहाँ पर एक्टिव होता है ग्लूकोज के लिए, और यहाँ पर कैसा हो जाएगा, पैसिव हो जाएगा, है ना। तो ये आपको याद रखना है कि ग्लूकोज का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कैसा होता है। दूसरा फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज जब एब्जॉर्ब होगा ना तो फ्रुक्टोज का एब्जॉर्प्शन कैसा होता है, फैसिलिटेटेड होता है। फैसिलिटेटेड, आपको पता है, मैं ये सारी चीज़ें आपको बायोमोलिक्यूल्स में बता चुकी हूँ। बायोमोलिक्यूल्स में क्या हमने सेल वाले चैप्टर में पढ़ा था, जहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो थी उसके थ्रू आपने ट्रांसपोर्ट पढ़ा था। तो फैसिलिटेटेड क्या होता है, जब यहाँ पर बीच में ट्रांस मेम्ब्रेन्स होती हैं, ये इस तरीके से ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं, ये क्या करेंगी, इधर से फ्रुक्टोज को कैप्चर करेंगी एंड देन सेल के थ्रू अंदर डाल देंगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर डाल देंगी, और ये ट्रांसफ़र हो जाएगा, और फिर जाके ये इस तरीके से ब्लड में डिजॉल्व हो जाएगा, यानी कि ब्लड में एब्सॉर्ब हो जाएगा, ऐसा बोल सकते हैं। ओके, तो ये ऐसे होगा। तो दिस इज फैसिलिटेटेड, फ्रुक्टोज जो होगा वो फैसिलिटेटेड होगा, और जो ग्लूकोज होगा वो कैसा होगा, वो आपका सिंपल, यानी कि एक्टिव होगा विद द यूज ऑफ एनर्जी। ओके, तो ये इस तरीके से हुआ। इसी तरीके से जो अमीनो एसिड्स होती हैं, अमीनो एसिड्स भी कैसे होंगी एब्जॉर्ब, ये भी एक्टिव होता है, इनका भी एब्जॉर्प्शन कैसा होता है बेटा, एक्टिव एब्जॉर्प्शन होगा, यानी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ओके, दिस इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ओके, ये अमीनो एसिड्स का भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है ना। फ्रुक्टोज का एफ से याद कर लोगे, एफ फॉर फ्रुक्टोज, एफ फॉर फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, है ना। ग्लूकोज का कैसा होता है, एक्टिव होता है, और इधर से पैसिव हो रहा है ना, यहाँ से पैसिव हो रहा है। तो बेसिकली आपसे पूछा ये वाला जाता है, तो एक्टिव होगा, है ना। और इसके अलावा जो आपके सोडियम और क्लोराइड के जो मॉलिक्यूल होते हैं, सोडियम वाला जो मॉलिक्यूल होता है उसका एब्जॉर्प्शन एक्टिव ही होता है, सोडियम का। लेकिन जो क्लोराइड होता है यानी Cl नेगेटिव जो होता है वो कैसे जाता है, वो पैसिव है उसका, यानी कैसे होगा, डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन हो जाएगा, सिंपल डिफ्यूजन होगा उसका। ओके, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जिनका आपको याद करना पड़ेगा कि कौन किस तरीके से ट्रांसफर होता है। तो सिंपल डिफ्यूजन में हमारा वाटर भी आता है। ओके, वाटर भी कैसे होगा, सिंपल ही हो जाएगा। लाइक मैं पैसिव में यहाँ पे क्लोराइड लिखा है, क्लोराइड के साथ में और क्या प्लस कर दोगे, वाटर भी पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही ट्रांसफ़र होता है। ओके, और आपका जो कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल भी कैसे हो जाएगा, वो भी सिंपल हो जाएगा। ओके, डिफ्यूजन के थ्रू ही एब्जॉर्ब हो जाता है। तो बेसिकली आपको याद क्या करना है कि हमें ग्लूकोज के बारे में पूछा जा सकता है, हमको फ्रुक्टोज के बारे में पूछा जा सकता है, सोडियम आयन के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये सब एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। ओके, फैसिलिटेटेड का मतलब होता है जिसमें आपकी मेम्ब्रेन वाली जो प्रोटीन्स थी वो यूज होती हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। ओके, आपको पता था, ध्यान है ना, इस तरीके से मैंने बताया था, ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, यहाँ से ऐसे खुल के पकड़ लिया एंड देन पीछे की तरफ से ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये बिल्कुल वैसा होगा। ओके, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब इसके बाद जो हमने यहाँ पे ये जो लिम्फ वेसल बनाई, ये सारा देखो, ये सारा आइटम आया और ये कहाँ चला गया, सीधे ब्लड में एब्जॉर्ब हो गया। देखो, डायरेक्ट आया और ब्लड में एब्जॉर्ब हो गया। जो मेरे को ये लैक्टियल जो मैंने बनाया है, ये किस लिए बनाया, ये फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल के लिए बनाया है। ओके, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल जो होते हैं वो ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता डायरेक्ट। क्यों, क्योंकि थोड़े से बड़े मॉलिक्यूल हैं। ओके, तो हमको किस में भेजने पड़ेंगे, वो आपको लैक्टियल में भेजने पड़ेंगे। ओके, तो देखो ज़रा इसके लिए डायग्राम, अब आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, है ना, अगर लेना चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी दोबारा से भी अब अगर कोई भी डाउट है ना तो फिर से पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। ओके, चलो फिर आगे चलते हैं। तो इसमें मैं आपको दिखा रही हूँ यही वाला फैट्स का जो मॉलिक्यूल है वो किस तरीके से एब्जॉर्ब होगा। तो हमने ये सिंपल वाला जो हमारा सेल था इसको बना रहे वापस से, है ना। तो ये डायग्राम बनाया कुछ इस तरीके से, ऐसा है ना, थोड़ा बड़ा सा बना रही हूँ मैं इस बार। और यहाँ पर ये आपकी क्या है, ये आपकी सेल है जो कि आपकी कौन सी वाली सेल है, कॉलमनार, और इसके ऊपर ये आपके विलाई है, माइक्रोविलाई। ठीक है,
तो जो फैटी एसिड्स हैं वो यहाँ पर डले हुए हैं ना, जैसे हमने बोल दिया दिस इज फैटी एसिड्स और साथ में ग्लिसरॉल डला हुआ है। तो देखो बेटा, आपको पता क्या है, फैट्स का जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, लिपिड्स के मॉलिक्यूल होंगे ना, तो लिपिड के मॉलिक्यूल होते कैसे हैं, वो वाटर हीटिंग होते हैं, यानी कि हाइड्रोफोबिक होते हैं, ये बात आपको पता है। हाइड्रोफोबिक होते हैं, वो पानी से बचने की कोशिश करते हैं। ओके, तो जब पानी से बचने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको लगता है वो मेम्ब्रेन के थ्रू पास हो सकते हैं तुरंत? नहीं होंगे। ठीक है, नहीं होंगे। तो अगर मैं यहाँ पर फैट के बहुत सारे इस तरीके से मॉलिक्यूल्स बना लूँ लाइक दिस, ये हैं, ये फैट के मॉलिक्यूल्स हैं। ओके, ऐसे फैट के मॉलिक्यूल डले हुए हैं, है ना। तो ये जब नहीं डिसॉल्व हो रहे, इनको पानी में जाने में दिक्कत हो रही है, तो कौन आता है हमारा, तो हमारा बाइल सॉल्ट आएगा, है ना। बाइल सॉल्ट रिलीज हुआ था, आपको पता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स किया था। तो बाइल सॉल्ट इस वाले, ये इनको इस तरीके से आके राउंड अप, एक घेरा टाइप का बना देता है ऐसे, है ना। और इसमें से एक हेड, ये देखो ऐसे ऐसे निकलने लग जाएगा, इस तरीके का एक स्टार शेप्ड, जिसमें हम बोलते हैं माइसिली बोलते हैं इस स्ट्रक्चर को। क्या बन जाता है ये माइसिली बन जाता है। ओके, माई मिसेल्स बोल दो या माइसिली बोल दो, मैं माइसिली बोलती हूँ, मिसेल्स बोलना चाहो तो मिसेल्स बोल सकते हो। ये स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसमें ये आसपास ग्रीन कलर क्या है, ये बाइल सॉल्ट्स हैं। क्या हैं ये हमारे बाइल सॉल्ट्स हैं। ओके, ये बाइल सॉल्ट्स जो होते हैं, ये इसको घेर लेते हैं और मिसेलीज बना देते हैं या मिसेल्स बना देते हैं। तो ये जो होता है, अब ये स्ट्रक्चर कैसा हो गया, इसको वाटर से अब कोई दिक्कत नहीं है, ये पानी, मतलब पानी में इसको घेरा बन गया ना, अंदर पूरे लिपिड्स के मॉलिक्यूल आ गए, तो अब उनको वाटर में जाने की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब ये पार्ट यहाँ से एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, अब ये एब्जॉर्ब भी होगा तो क्या होगा, इस सेल का अंदर कौन बैठा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पर कौन बैठा होगा इस सेल का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे ही अंदर आ गया ना, मिसेलीज अंदर आ गई है, उसके बाद यहाँ पर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। ठीक है, प्रोटीन बनाता है। तो जब ये मॉलिक्यूल्स अंदर आ जाएंगे, तो ये क्या करेगा, उनको प्रोटीन से घेर देगा। यहाँ से तो देखो, यहाँ से तो मेम्ब्रेन के थ्रू बाइल सॉल्ट ने पार करवा दिया। अब अंदर क्या होगा जाके, लिपिड मॉलिक्यूल तो यहाँ आ चुके हैं, ये रे सपोज करो ब्लू कलर से बना दिए मैंने लिपिड मॉलिक्यूल। अब क्या होगा, इनके आसपास प्रोटीन अपना घेरा डाल देगी। ठीक है, यानी कि ये प्रोटीन इसीलिए डालेगी क्योंकि सेल के अंदर भी तो वाटर है। सेल के अंदर अगर वाटर है तो वो कैसे जाएगा, है ना, फिर से वो गीला होने लग जाएगा। तो इसीलिए सपोज करो मैं ये येलो कलर से मैंने ऐसे प्रोटीन का पूरा कवर बना दिया, और ये इस तरीके से यहाँ पर मॉलिक्यूल बन जाता है। ओके, क्योंकि इसे वाटर में यहाँ देखो अंदर आ गया यहाँ पर। अब ये बाइल सॉल्ट पूरे टाइम नहीं चिपके रहेगा, इसने पार करवा दिया बस इसको मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है, तो अब जो लिपिड के मॉलिक्यूल हैं फिर से अंदर आ चुके हैं, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जाएंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको पता है लिपिड्स को भी सिंथेसाइज करवाता है, प्रोटीन की भी सिंथेसिस करता है। ओके, तो ये प्रोटीन्स के साथ में यहाँ पर अटैच हो जाएगा इस तरीके से। और अब ये क्या बना देता है, अब जो नया स्ट्रक्चर बना है इसको हम बोलते हैं काइलोमाइक्रोन। क्या बोलते हैं हम, काइलोमाइक्रोन। ठीक है, काइलोमाइक्रोन बोलते हैं। ये काइलोमाइक्रोन जो होंगे वो अंदर जाएंगे यहाँ से, एंड देन वो जाके किस में एब्जॉर्ब हो जाएंगे, लैक्टियल्स में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। अरे मेरा ग्रीन पेन, एक मिनट रुको, ये रहा ग्रीन पेन। ओके, तो ये जो हमारी लैक्टियल थी ना, इस तरीके से ये जो मैंने यहाँ बना रखी थी लैक्टियल, इसके अंदर जाके यहाँ पर ये आपका लिपिड पहुँच चुका है। ठीक है, तो जो आपके लिपिड के मॉलिक्यूल थे वो इधर पहुँच चुके हैं, काइलोमाइक्रोन जो थे वो इधर आ चुके हैं, यहाँ पर, यहाँ आ चुके हैं। ठीक है, इसके अंदर आ चुके हैं, एंड देन ये यहाँ से ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। और आपको पता है लिपिड जो होता है ना, लैक्टियल जो होगा वो फाइनली खुलता किस में जाके, वो भी ब्लड कैपिलरी में ही खुल जाएगा जाके, यानी कि ब्लड वेसल में ही चला जाता है। ड्रेन कहाँ करता है, ब्लड वेसल में। तो फाइनली जो फैट है वो कहाँ पहुँच जाएगा, ब्लड में पहुँच जाएगा। ठीक है, वहां से फैट जो है वो एब्जॉर्ब हो गया ब्लड के अंदर। तो ये काम होता है। ठीक है, इसको देखो, ये जो ये डायग्राम वैसे ही है पहले वाला, ये आर्टरीज थी ना, और यहाँ से ऐसे कैपिलरीज निकल रही थी, एंड देन क्या था, इसमें वेन्स भी बने हुए थे। ये इस तरीके से हमने वेन्स बना रखे थे ऐसे, है ना। ये ऐसा जो डायग्राम जो थोड़ा सा ऊपर बनाया था, देखो यही वाला डायग्राम, बस उसी को मैंने नीचे यहाँ पर बनाकर दिखाया है। इसमें मैंने फैट्स का एब्जॉर्प्शन बताया आपको।
तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, आपको समझ में आया आई होप। देखो, जो आपका लिपिड का मॉलिक्यूल होता है वो कैसा होता है बेटा, हाइड्रोफोबिक होता है ना। हाइड्रोफोबिक है तो वो वाटर के अंदर नहीं जा सकता है, उसको कोई ना कोई चाहिए। जो आपको पता है ना, जैसे हमने जब अपना ये एसिड फिल्ट्रेट वाला जो पढ़ा था, उसमें भी आपके लिपिड के मॉलिक्यूल क्यों मैक्रोमॉलिक्यूल्स में आ रहे थे, इसीलिए ये आ रहे थे क्योंकि वो क्या कर रहे थे, वो अपने आप को राउंड कर लेते थे, है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पर बाइल सॉल्ट आता है, बाइल सॉल्ट इसको इस तरीके से राउंड बना देता है ना, घेर लेता है आके उसको और माइसिलीज बना देता है। ये माइसिलीज जो होते हैं वो सेल्स में विलाई के थ्रू अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद जो लिपिड का मॉलिक्यूल होता है वो यहाँ पर, ये कौन है, ईआर है हमारा, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास से ये प्रोटीन ले लेता है और प्रोटीन इसको फिर से घेर लेती है, क्योंकि अब अंदर सेल के अंदर जाने वाला है, यहाँ पर भी तो वाटर है, इसी वजह से। तो इसने जैसे ही इसको प्रोटीन के साथ में कंबाइन करता है तो ये एक नया स्ट्रक्चर बनता है विच इज कॉल्ड एज काइलोमाइक्रोन। ये काइलोमाइक्रोन जो होता है ये हमारे फाइनली लैक्टियल में चले जाते हैं। लैक्टियल एक लिम्फ वेसल है। क्या है बेटा, लिम्फ वेसल है लैक्टियल। लैक्टियल ये क्या है, लिम्फ वेसल है ना। लिम्फ वेसल का मतलब, लिम्फ का मतलब समझते हो ना, लिम्फ वेसल है, ठीक है। और ये लिम्फ जो होता है वो फाइनली खुलेगा किसमें, ब्लड में खुलेगा। ओके, तो ये ब्लड में ही वापस से फैट्स का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, ठीक है। तो ये तो हुआ हमारा क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन, है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन का एब्जॉर्प्शन देखा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आपने पढ़ लिया क्या, कि ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन होता है, फ्रुक्टोज का हो जाएगा, है ना। और फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल का भी देख लिया आपने, अमीनो एसिड्स का देख लिया आपने, सोडियम क्लोराइड का भी देख लिया। ओके, अब जो एब्जॉर्प्शन हमें फाइनली आगे जो देखना है कि अब हमारा फूड जो है वो कहाँ से निकला, डियोडेनम से तो निकल आया, एंड देन जेजुनम में भी चला गया, पूरे में विलाई थे। ओके, इलियम के थ्रू अब वो किस में जाएगा आपके, अब वो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। और लार्ज इंटेस्टाइन में फाइनल एब्जॉर्प्शन और भी होगा। तो चलो थोड़ा सा लार्ज इंटेस्टाइन भी पढ़ लेते हैं। ओके, अब ये देखो मैं यहाँ पे डायग्राम बना रही हूँ लार्ज इंटेस्टाइन। तो इसमें जैसे आपने देखा ये क्या हुआ, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन थी, सपोज दिस इज लाइक स्मॉल इंटेस्टाइन। ये सपोज करो ये इलियम वाला पार्ट बनाया मैंने, है ना। अब इलियम जो होगा वो फाइनली एंड होगा और वो किस में खुलेगा, लार्ज इंटेस्टाइन में खुलेगा। तो लार्ज इंटेस्टाइन में खुलने से पहले यहाँ पर एक आता है स्फिंक्टर। स्फिंक्टर मसल आती है। ओके, स्फिंक्टर ये किसका है, इलियम। और यहाँ पे जो आपका पार्ट है नेक्स्ट, यानी कि आपकी जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका पार्ट स्टार्ट होने वाला है ना। तो वो स्टार्ट होता है तो दैट इज कॉल्ड एज सीकम। उसका पहला पार्ट कौन सा है, सीकम, ठीक है। तो इस स्फिंक्टर का एक नाम है विच इज कॉल्ड एज इलियो सीकल स्फिंक्टर। यहाँ लिख रही हूँ मैं, इलियो सीकल स्फिंक्टर। ओके, स्फिंक्टर मसल का एक काम होता है कि वो किसी भी चीज़ को सिर्फ एक डायरेक्शन में पास कर सकती है, दूसरे डायरेक्शन में रिवर्स नहीं हो सकती कोई भी चीज़। ओके, तो स्फिंक्टर का यही काम होता है। तो इसीलिए ये स्फिंक्टर जो है वो यहाँ से यहाँ मूवमेंट करवा देगा। तो जो आपका काइल था वो जो यहाँ से ट्रेवल करके आया है वो फाइनली अब किसके अंदर आ जाएगा, आपके सीकम में आएगा। अब ये जो सीकम होता है ना, इसमें एक छोटा सा ऐसा पतली सी ब्लाइंड सैक टाइप की ट्यूब और बनी होती है जिसको आप क्या बोलते हो, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, है ना। ये हमारा वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स है। एंड देन ये सीकम वाला पार्ट जो है अब ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, कोलोन। इसको हम क्या बोलेंगे, कोलोन। तो ये देखो मैं डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ आगे। तो ये इस तरीके से ऊपर जाएगा, ऐसे ऐसे राउंड होता हुआ, है ना, कुछ इस तरीके से। एंड देन ये फिर इस तरीके से हो जाएगा, ऐसे ऐसे, और फिर इधर वापस से। ओके, और ये ऐसे इस तरीके से पार्ट दिखाई देगा। ओके, तो देखो ये वाला जो पार्ट होता है इसको आप क्या बोल रहे हो, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स बोल रहे हो, है ना। दिस होल रीजन इज कॉल्ड एज सीकम। इसको हमने क्या बोल दिया, सीकम बोल दिया, सीकम, ठीक है। सीकम का ही एक पार्ट है विच इज कॉल्ड एज वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। दिस इज वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स,
ठीक है, ये वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स एंड देन आगे यहाँ से फूड जब निकले, इसको हम बोलते हैं ब्लाइंड सेक बोलते हैं। सीकम को हम क्या बोलते हैं? ब्लाइंड सेक बोलते हैं। ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान अपन ने पढ़ा है ना, तो ब्लाइंड सेक का मतलब क्या होता है? जहाँ पे सिंगल ओपनिंग हो, जहाँ से स्टार्टिंग बस सिंगल ओपनिंग हो एंड देन वो बंद है। ओके, तो यहाँ से बस ओपनिंग है, तो दिस इज सीकम। यहाँ से तो बंद ही है, ये पूरा देखो पूरा बंद है, तो इसी वजह से। ओके, तो यहाँ से फूड मूव करेगा एंड देन दिस पार्ट इज कॉल्ड एज कोलॉन। इसको हम इतने पूरे पार्ट को हम यहाँ तक, कोलॉन सबसे लंबा पार्ट है, ठीक है, इसको आप क्या बोलते हो? कोलॉन बोलते हो, कोलॉन, है ना। ये कोलॉन जो है यहाँ पे ये क्या कर रहा है? एसेंड कर रहा है, तो इसीलिए इस पार्ट को तुमने क्या बोल दिया? एसेंडिंग कोलॉन, एसेंडिंग कोलॉन, ठीक है। एंड देन फिर ये वाला कोलॉन आएगा, इसको आप क्या बोलते हो बेटा? ट्रांसवर्स कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन। ओके, ट्रांसवर्स कोलॉन के बाद में ये वाला पार्ट हो जाता है डिसेंडिंग कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन। ओके, डिसेंडिंग कोलॉन के बाद में यहाँ थोड़ा सा एस शेप्ड पार्ट बनता है, थोड़ा सा इसको ऐसे कर दोगे एस शेप्ड पार्ट बनता है, तो उसको हम बोल देते हैं सिग्मोइड कोलॉन। ओके, सिग्मोइड कोलॉन। एंड देन योर लास्ट पार्ट, दिस वन इज कॉल्ड एज रेक्टम, और उसके बाद फिर ये आपका एनस होता है, ठीक है। तो इसमें मूवमेंट करवाना है आपको, तो यहाँ से फूड जो है वो हमारा यहाँ से मूव करना स्टार्ट करेगा, ठीक है, इधर आए। अब ये जो आपका सीकम वाला जो पार्ट है, इसमें क्या होता है? इसमें बेटा बैक्टीरिया रहते हैं। कौन से बैक्टीरिया रहते हैं? इसमें रहते हैं बहुत सारे इकोलाई, इकोलाई रहते हैं। इनको हम बोलते हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक क्यों बोल रहे हैं? सिम्बायोसिस में रह रहे हैं क्योंकि बहुत सारा फायदा करवा रहे हैं हमारा, है ना। क्या फायदा करवा रहे हैं भाई? तो ये फायदा करवा रहे हैं कि जब जो भी हमारा फूड आ रहा है यहाँ पे, है ना, अब आपके हिसाब से तो क्या हो गया? उसमें से एब्जॉर्प्शन हो गया, बहुत सारा एब्जॉर्प्शन हो गया। इवन देन इतने एब्जॉर्प्शन के बाद भी बेटा उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स बचे होते हैं। ओके, तो जो आपके फीसेस होते हैं ना, उनमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जैसे कुछ लोगों का आपने सुना है, कुछ कुछ एनिमल्स होते हैं वो कॉप्रोफेगस होते हैं, कॉप्रोफेजी करते हैं। देखो, कॉप्रोफेजी, कॉप्रोफेजी का मतलब क्या होता है? अपने ही अनडाइजेस्टेड वेस्ट को दोबारा से खा लेना। ओके, तो कुछ एनिमल्स ऐसा करते हैं, लाइक एप्स वगैरह, वो इस तरीके का काम करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स आपको मिलेंगे। ओके, और वही जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको कौन एब्जॉर्ब करने के लिए वापस से आ जाता है? उनको एब्जॉर्ब करना होता है इस इकोलाई को, ठीक है। अब इकोलाई को अगर आपने फूड प्रोवाइड करवा दिया, ठीक है, तो उसके लिए तो अच्छा है ना कि भाई खाना खा लो, यहाँ से मिल गया हमको खाना। ओके, तो ये खाना उसको मिल जाता है। तो इसमें क्या होता है? देखो, इसमें अगर अपन पढ़ें तो ये हमारे पास में होता है लगभग लगभग, आप मान लो 10 से लेके 20% तक फैट होता है फीसेस में, फीसेस में बोल रही हूँ मैं। 10 से लेके 20% तक फैट रहता है उसके अंदर, है ना। एंड देन 2 से 3%, 2 to 3% आपकी क्या रहती है? प्रोटीन होती है। ओके, प्रोटीन रहती है, और कम से कम 15% इनऑर्गेनिक मैटर है, इनऑर्गेनिक मैटर। ओके, ये रहता है, और बाकी का जो 30% मान लो अनडाइजेस्टेड रफेज होता है, रफेज, है ना, जो आपको पता है बॉडी से बाहर निकलेगा। ओके, तो उसे रफेज बोलते हैं। तो ये कॉपरीफेजी का मतलब समझ में आ गया है ना। ओके, तो यहाँ से क्या हो रहा है? जो भी फूड आ रहा है उसमें यहाँ पर आपके इकोलाई बैठे हैं, इकोलाई बैठे हैं, तो इकोलाई को ये वाला न्यूट्रिशन मिल जाता है, ये न्यूट्रिशन मिल जाता है, तो इकोलाई बदले में आपको कुछ बनाकर देंगे, है ना। तो वो क्या बनाते हैं? वो आपको बना के देते हैं विटामिन्स, विटामिन्स बनाकर देते हैं, है ना। कौन से विटामिन्स देते हैं? वो आपको देते हैं विटामिन बी एंड विटामिन के, ठीक है। विटामिन बी एंड विटामिन के आपको बनाकर देंगे। ओके, तो ये इससे आपका जो ब्लड, मतलब फिर ये हमारे लिए कैसे हो गए? सिम्बायोटिक हो गए ना, आपके लिए बहुत फायदेमंद हो गए। एक्चुअली विटामिन B12 एंड विटामिन B1 देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख रही हूँ B12 एंड B1, विटामिन B1,
ये देते हैं, ठीक है। तो चलो, तो यहाँ से हमको ये सारा खाना मिल गया, ठीक है। तो अपने लिए अच्छे हैं, इकोलाई बैक्टीरिया जो है अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा नंबर नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छे हैं, है ना। नंबर अगर ज़्यादा एक्सीड करेगा तो ऑब्वियसली नुकसान हो सकता है। अब क्या हुआ, फूड जो है वो यहाँ से आगे मूव करेगा, आगे मूव करेगा, और इतने पूरे पार्ट में बेटा जब वो यहाँ से मूव कर रहा है, तो उसमें से हो क्या रहा है, उसमें से वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। किसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन। जो भी बचा हुआ वाटर है फीसेस में, वो सारा का सारा यहाँ से एब्जॉर्ब हो जाएगा, ओके। बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स भी एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड भी यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाता है ना। कुछ सॉल्ट्स जो होते हैं वो एक्सक्रीट भी कर दिए जाते हैं, लाइक आयरन और कैल्शियम जो है वो एक्सक्रीट भी करता है, यहाँ से आयरन और कैल्शियम को डाल देगा फीसिस के अंदर वापस से, उनको एक्सक्रीट करवाने के लिए। इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन के बारे में, है ना। तो जो बिलिरुबिन था वो कैसे बना था, आपको पता है ना। आपके जो हीमोग्लोबिन जो था, जैसे हमने बोला था, जो हमारा हीमोग्लोबिन था वो टूटता है तो उससे क्या बनता है, उससे आपका बन रहा था बिलिरुबिन, है ना, बिलिरुबिन ये बन रहा था। तो ये कहाँ से आया होगा, टूटने के बाद ही आया होगा। तो टूटती कहाँ है आपकी जो आरबीसीज होती हैं, वो कहाँ टूटती हैं बेटा, थोड़ा सा साइड हो रहा है शायद, हाँ यहाँ लिख देती हूँ मैं। तो वो कहाँ टूटती हैं आपको पता है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी किसको बोलते हैं हम, स्प्लीन को बोलते हैं, ग्रेवयार्ड, है ना, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ये आप स्प्लीन को बोलते हो। तो ये यहाँ से जब आरबीसी टूटी थी तो बिलिरुबिन निकला था, हीमोग्लोबिन टूटा था ना तो बिलिरुबिन निकला था, और उसको किसने ले लिया था, हमारे लिवर ने ले लिया था, है ना, यहाँ से बिलिरुबिन को। तो बेटा जब यही वाला जब लिवर ने क्या किया था, फिर बाइल सॉल्ट रिलीज किए थे, तो बाइल सॉल्ट में ही तो आया था ये बाइल पिगमेंट, है ना। तो बाइल पिगमेंट यहाँ से आया था तो फूड में आ गया था। तो बेटा ये बाइल पिगमेंट जो होता है ये भी एब्जॉर्ब हो जाता है, मतलब काइन के साथ में ये भी आ रहा है, आपको पता है पूरा आएगा ये। तो यहाँ पर भी तो होगा ना, ये प्रेजेंट होगा ना इसके अंदर, इस काइन के अंदर, यहाँ काइल के अंदर, सॉरी काइल के अंदर भी बाइल पिगमेंट होगा। तो ये बाइल पिगमेंट बिलिरुबिन जो होता है वो यहाँ पर चेंज हो जाता है, ठीक है। चेंज हो जाता है, किस में चेंज हो जाता है, अब ये फाइनली जो बिलिरुबिन है ये किस में चेंज हो जाएगा, ये बन जाता है स्टर्कोबिलिन, स्टर्कोबिलिन। स्टर्कोबिलिन है क्या, स्टर्कोबिलिन एक पिगमेंट है जो कि जो आपकी फीसिस को कलर प्रोवाइड करवाता है, किसको, फीसिस का जो कलर होता है ना, फीसिस का जो कलर सर्टेन कलर है ब्राउन कलर, तो वो ब्राउन कलर जो है वो कौन प्रोवाइड करवाता है, स्टर्कोबिलिन प्रोवाइड करवाता है। तो ये जो आपके बिलिरुबिन बिलिवर्डिन है ना, ये फालतू के नहीं है, ये एब्जॉर्ब हुए एंड देन ये किस में कन्वर्ट हो गए, स्टर्कोबिलिन में कन्वर्ट हुए, और ये स्टर्कोबिलिन ने ब्राउन कलर प्रोवाइड करवाया आपकी फीसिस को, है ना। और ये सारा काम कहाँ हो रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन में आकर हो रहा है। तो जब आपके बिलिरुबिन यहाँ पर एंटर कर गया तब ये यहाँ पर चेंज हो गया, किसमें, स्टर्कोबिलिन में चेंज हो गया, और स्टर्कोबिलिन जो होता है वो सर्टेन कलर प्रोवाइड करवा देता है, येलोइश ब्राउन कलर जो आ जाता है वो इसी वजह से आ जाता है, ठीक है। अब इसके अलावा ये जो एब्जॉर्प्शन है ना ये सर्टेन यूनिट्स में हो रहा है, ये वाली जो यूनिट है, ये जो मैंने ऐसी यूनिट बनाई है, इस यूनिट को कुछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पर हम बात करते हैं, जैसे मैं एक इसकी बात कर रही हूँ ना, इसको ऐसे दिखा देती हूँ इस तरीके से। इसमें आपको पता है इंटरनल मेम्ब्रेन बताई थी मैंने आपको किस तरीके की होती है, तो इसमें एक मस्क्यूलैरिस लेयर बताई थी, है ना, आपको ध्यान होगा कि ल्यूमेन बताया था, है ना। ल्यूमेन के बाद फिर आपकी कौन सी लेयर थी, कौन सी लेयर थी बताओ, फिर आपको पता है आउटर लेयर जो थी वो हमारी सीरोसा थी, है ना, मस्क्यूलैरिस थी आपकी लेयर, सब म्यूकोसा एंड देन म्यूकोसा, यही था ना। तो बीच में जो मस्क्यूलैरिस लेयर होती है वहां पर जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं, कौन से वाले, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, ये ऐसे मैं अगर दिखाऊं आपको, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स जो होते हैं, 3 लेयर होती हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की, है ना, सपोज 3 लेयर्स हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की, और वो कैसी स्टेट में रहती हैं, वो कॉन्ट्रैक्टेड रहती हैं, कैसी रहती हैं, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में रहती हैं। लाइक ऐसे लंबी लंबी सी मसल्स थी ना, अब वो सपोज करो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, बार बार ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में रहे, तो ये वाला जो पार्ट होगा ये ऐसे फूलेगा नहीं, इस तरीके से
कोई चीज़ है मसल्स, सर्कुलर मसल तो ऐसे ही है गोल गोल इस तरीके से रहेगी, लेकिन जो लंबी वाली मसल्स है वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो ये वाला शेप ऐसा नहीं बन जाएगा, इसी तरीके का बनेगा ना। अब आपके पास ऐसे जैसे एक बलून टाइप का है, बलून ना बोलो, एक रबड़ है ना, उस रबड़ में एक तो सर्कुलर मसल है इस तरीके से लगी हुई है, और बीच में क्या है, लॉन्गिट्यूडनल मसल है। अब लॉन्गिट्यूडनल मसल को आपने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, ऐसे करके खींच दिया उसको, तो ये वाला जो शेप ऐसे लंबा था ना, ये ऐसा नहीं हो जाएगा, इसी तरीके का होगा ना, तो ये ऐसा ही शेप बन जाता है, ठीक है। और इन लॉन्गिट्यूडनल मसल्स को यहाँ पर एक नाम दिया हुआ है हमने, जिसको हम बोलते हैं टीनिया कोलाई। क्या बोला आपने? टीनिया कोलाई, या टीनिया कोली बोल दो, टीनिया कोली बोलते हैं, ठीक है। तो ये टीनिया कोली जो होते हैं, ये 3 मस्क्यूलरिस लेयर रहती है, मस्क्यूलरिस में ही 3 लॉन्गिट्यूडनल लेयर है ना, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की लेयर है, मसल्स हैं जो कि कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में रहेंगी। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में रहने की वजह से ये ऐसा स्ट्रक्चर बना देती है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं हॉस्ट्रा। क्या बोलते हैं हम उसको? हॉस्ट्रा। इस तरीके से ये हॉस्ट्रा है, ओके। तो दिस इज लाइक हॉस्ट्रा। ये ऐसा बना है ना, एक एक यूनिट जो होती है वो हॉस्ट्रा होती है, और यही वाटर का एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। यहाँ से वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है, बार बार वाटर इस तरीके से पूरा पूरा एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे इसको, ओके। नाउ ये जो हॉस्ट्रा है, यहाँ से पूरा वाटर एब्जॉर्ब हो गया, वाटर एब्जॉर्ब होने के बाद पूरा इधर आ गया, एंड देन सिग्मोइड कोलन के थ्रू फिर अब ये यहाँ पर आके स्टोर होता है। दिस पार्ट इज कॉल्ड एज रेक्टम। इसको हमने क्या बोला था? रेक्टम। तो अब सपोज करो पूरा जो फीकल मैटर जो इसके अंदर आ रहा है ना, वो फीकल मैटर में से सारा का सारा वाटर जो है वो एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है। एब्जॉर्ब होने के बाद अब ये पार्ट जो है ना, ये कैसा हो गया? ये भर गया। ये भरेगा तो उसके बाद फिर ये पुश करेगा, ठीक है। इसमें क्या होगा? अब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होंगे, आपको पता है जो आपकी इंटेस्टाइन होती है उसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रहे हैं ना अभी तक सारे के सारे, तो वही पेरिस्टालसिस यहाँ पर हो रही है। अब ये पेरिस्टालसिस होगी तो जिसकी वजह से ये मूवमेंट इसका फूड का इधर की तरफ होगा, इधर की तरफ आएगा। तो ये कैसा है, थोड़ा सा मैं इधर डायग्राम बना के दिखा रही हूँ आपको। जैसे ये रहा आपका रेक्टम, है ना, इस रेक्टम के थ्रू ये ऐसे आ रहा है, तो ये सपोज करो ये हमारा एनएस वाला पार्ट है ना। तो इसमें क्या होता है, एक होता है इंटरनल स्फिंक्टर लगा है यहाँ पर, और एक लगा हुआ है बेटा एक्सटर्नल स्फिंक्टर। एनल स्फिंक्टर ही है, एक इंटरनल है और एक एक्सटर्नल है। ये वाला जो होता है ये बना होता है स्मूथ मसल्स का। तो स्मूथ मसल्स का बनने की वजह से इसको आप क्या बोलोगे? इनवॉलेंट्री है, ठीक है। इनवॉलेंट्री मतलब आपके कंट्रोल में नहीं है। तो जब क्या होगा, यहां से फीसेस जो है वो इधर की तरफ एंटर करेंगी, जैसे ही इधर आ गई है ना, तो ये स्फिंक्टर हो जाएगा रिलैक्स। यहाँ पे जैसे ही ये मूव करेगा तो जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर होते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर्स, है ना। स्ट्रेच रिसेप्टर्स जैसे ही खिंचेंगे वैसे ही इंफॉर्मेशन जाएगी आपके ब्रेन के पास में, है ना। और ये डेफिकेशन रिफ्लेक्स बोलते हैं हम इसको। तो इसकी वजह से क्या इंफॉर्मेशन जा रही है कि ये फीसिस को बाहर निकालना है बॉडी से। तो ये बाहर निकालने के लिए यहाँ से बनता है, ये देखो स्ट्रेच रिसेप्टर्स लिख रही हूँ मैं। स्ट्रेच रिसेप्टर्स थे जिन्होंने परसीव किया, और परसीव करने के बाद यहाँ से स्टार्ट हुआ आपका क्या? डेफिकेशन रिफ्लेक्स, ये स्टार्ट हो गया। तो इस वजह से अब आपको कैसी फीलिंग आएगी? आपको फीलिंग आएगी कि आप टॉयलेट जाइए, ओके। तो जिसकी वजह से अब आप जब जाएंगे तब ये एनल स्फिंक्टर, ये वाला जो है एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर, ये आपके कंट्रोल में होता है, वॉलेंट्री होता है, क्योंकि ये स्केलेटल है। कैसा है? स्केलेटल है, ये कंट्रोल में है। तो जब तक आप टॉयलेट नहीं जाएंगे तब तक ये अपने आप को रिलीज नहीं करेगा, और ये एक बार रिलीज करेगा तो यहाँ से ये अनडाइजेस्टेड वेस्ट बॉडी से बाहर हो जाता है, ओके। तो डेफिकेशन रिफ्लेक्स कब आता है? जब ये वाला स्फिंक्टर स्ट्रेच करता है, ठीक है। तो ये आपका हुआ एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में। अब आप अगर चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ओके। अगर देखो पहले ऐसे ले लो, देन मैं मूव कर देती हूँ ऊपर वाला भी पार्ट, कोई भी पार्ट छूटना नहीं चाहिए। बाकी अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई है तो उसको फिर से पूछ लेना, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोबारा क्लास में हम कर लेंगे। अभी देख लो मैंने बनाने की कोशिश की है, अगर अच्छा लगता है वीडियो तो मुझे प्लीज़ बता देना आप लोग, है ना। तो नेक्स्ट टर्न पे फिर हम इसके आगे से पढ़ाएंगे, और अगर दोबारा से यही चीज़ पढ़नी है तो फिर मुझे वैसा बता देना, तो मैं क्लास में वैसा करवा दूंगी, ठीक है।
आई होप समझ में आया है आप लोगों को, ठीक है? चलो ओके, बाय।